Okay, students. So let us start this chapter, respiration in organism. बच्चों, आपने 6th क्लास में पढ़ा था, एक चैप्टर था जिसमें आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था. So there you learned one characteristics of all the living organism that they respire. Okay. So the name of the chapter is respiration in organisms. Okay. So in this chapter we will learn what is respiration, types of respiration, and how respiration takes place in organisms. So let's start. Okay. So in first paragraph, you can see that Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about respiration. So students, in this paragraph, you came to know that Bujo जो है अपनी दादी को मिलने के लिए या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए एक कुछ समय के बाद यानी 1 साल बाद वो मिलने जा रहा था और वो इतना एक्साइटेड था उनको मिलने के लिए कि वो पूरे रास्ते भर दौड़ करके बस स्टॉप पर उनको मिलने के लिए जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी. उसकी ग्रैंडमदर ने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहा है. बुजो ने बताया कि वो पूरे रास्ते दौड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन बुजो के दिमाग में एक क्वेश्चन अटक गया था. वो सोच रहा था कि दौड़ने से किसी व्यक्ति की सांसें तेज क्यों चलने लगती हैं. बुजो के इस प्रश्न का उत्तर जो है समझने के लिए कि वह हम क्यों श्वास लेते हैं. सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. श्वास लेना रेस्पिरेशन यानी श्वसन का एक भाग है. चलिए पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में. सो व्हाई डू वी रेस्पायर? In chapter 2, you learned that all organisms are made of small microscopic units called cell. बच्चों, आप सभी ने पढ़ा था कि जो छोटे जीव जंतु होते हैं या जितने भी जीव होते हैं, सभी जीव किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. सो सेल यानी कोशिका. कोशिका क्या होती है? A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. बच्चों, आपको 6th क्लास में भी बताया गया होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं. सेल यानी कोशिका. सो कोशिका क्या होती है? ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है जिससे सजीव बनता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? यू कैन सी आई हैव अंडरलाइंड. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. बच्चों, हर कोशिका जीव के लिए कुछ काम करती है, कार्य करती है. जैसे वो न्यूट्रिशन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है और रिप्रोडक्शन का काम भी करती है. इन सभी कार्यों को करने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है. इवन हमको स्लीपिंग के लिए, ईटिंग के लिए, रीडिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए. जैसे कि मैं अभी इन लाइंस को, इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ, तो पढ़ने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कैन यू से why your parents insist that you should eat regularly? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके माता पिता क्यों आपको रोजाना भोजन खाने के लिए जोर देते हैं? The food has stored energy which is released during respiration. भोजन में ऊर्जा संचित रहती है, स्टोर्ड रहती है और यही ऊर्जा जो है जब रेस्पिरेशन की क्रिया हम करते हैं तो वह उस वक्त उसमें से निकलती है.
बच्चों देखिए, सो देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसीलिए सभी जीव, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। आपने हर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, हाथी हो, बंदर हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इवन प्लांट्स, दे रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट दे हैव कंज्यूम्ड। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। हम ब्रीदिंग की क्रिया में क्या करते हैं? वी ब्रीथ इन एयर। हम श्वास को, एयर को, वायु को अंदर लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो छोड़ी गई श्वास जो होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। So the air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. So इस तरह से हमने जो श्वास ली है, हमने जो सांस भरी है, उसमें जो वायु हमारे शरीर में आई है वह हमारे शरीर के एक एक भाग तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और इस तरह से वह एक एक कोशिका के पास पहुंच जाती है। सो इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब इस ऑक्सीजन का क्या काम है? सो ये सेल में पहुंचकर क्या करता है? सो यू कैन सी हियर इन दीज लाइंस, इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर helps in the breakdown of food. So why do we consume only oxygen? ओके, सो ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल वायु में से क्यों करते हैं, या जब हम श्वास लेते हैं तो ओनली ऑक्सीजन क्यों जाती है? सो ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ओके चिल्ड्रन, सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. बच्चों यहां देखिए, these lines, the process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration क्या है? ये वह क्रिया है, it is the process ऑफ ब्रेक डाउन। ये वह प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को ही हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है सभी जीवों की कोशिकाओं में होता है। I hope you have understood this paragraph. Let us move to the further paragraphs. So, in the cell, the food, which is in the form of glucose, is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. अब सेल में क्या होता है जब फूड का ब्रेकडाउन होता है? तो so in the cell, the food, यानी which is present in the form of glucose, is broken down into carbon dioxide and water. भोजन कोशिका के अंदर इन द सेल, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो जो भोजन पचा हुआ जो भोजन है, जो सिंपल फॉर्म में जो भोजन है, वो आपके सेल में पहुंच चुका है, और अब सेल में इस फूड का ब्रेक डाउन होगा, और यह किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा? इट विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Okay, so your glucose, your food is broken down into two substances, that is carbon dioxide and water. और फूड का ब्रेकडाउन किसकी मदद से हुआ है? With the help of oxygen. Okay, so when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Please note it down. I'm marking the lines. जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस या ऑक्सीजन के इस्तेमाल को लेकर होता है तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। चिल्ड्रन देखिए, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन,
So children, you have learned that aerobic respiration mean when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. बेटा यहाँ पर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जब हमारा जो भोजन है जो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी कोशिकाओं में है वह टूटता है, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब ये जो हमारा ग्लूकोज है इसको हम तोड़ सकते हैं या इसका ब्रेकडाउन हो सकता है बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल के, और जब ऐसा होता है बिना ऑक्सीजन के फूड का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी को रिलीज करने के लिए, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ओके, सो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, सो दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। सो यहाँ आप देखिए, ये फर्स्ट जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है रिलीज हुई है। सो इन एवरी एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। Okay, so you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कई ऐसे भी जीव होते हैं जैसे कि ये ईस्ट। आपको जब आप 8th क्लास में आएंगे तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि ईस्ट जो है फंगई या फफूंद का ही एक प्रकार है। सो ये जो ईस्ट नाम का ऑर्गेनिज्म है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव या जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है। ठीक है, सो एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सो दे आर कॉल्ड एनएरोब्स, इसलिए हम इन्हें एनएरोब्स कहते हैं। सो दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? उनको एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। सो देखिए, लेट्स सी द इक्वेशन फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। just compare the products of aerobic respiration and anaerobic respiration. Here you can see when glucose molecule is broken down in the absence of oxygen, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या बनाएगा बेटा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्कोहल इज द डिफरेंट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप you are very much clear with the aerobic respiration and anaerobic respiration from these two paragraph. Okay, so यहाँ इस पैराग्राफ में आपने समझा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का या फूड के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। सो दैट इज अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों आपको क्लियर हो गया होगा इन पैराग्राफ से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इन दिस ब्लू बॉक्स यू कैन सी दैट yeast are single celled organism. They respire anaerobically and during this process they yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. So children, this blue box gives you one beneficial effect of microorganism, that is microorganisms. जैसे कि ये ईस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और अभी मैंने आपको बताया था कि ईस्ट जो है एनएरोब कहलाता है। दे आर कॉल्ड एनएरोब्स।
सो एनाएरोब्स, ये जो ईस्ट है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये एनाएरोबिकली रेस्पायर करता है और इस प्रोसेस में वो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। और इसलिए इसका इस्तेमाल जो है, ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका इस्तेमाल जो है वाइन और बियर इंडस्ट्री में किया जाता है। यानी जहां पर वाइन और बियर बनाई जाती है वहां पर हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारी मसल्स, आवर मसल्स can also respire anaerobically, but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen. हमारी मसल्स भी anaerobically respire कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही समय के लिए, for a very short period of time. So ऐसा तब होता है जब हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है किसकी, ऑक्सीजन की। और ऐसा कब होता है, ड्यूरिंग heavy exercises. Okay, like when you are fast, when you are running very fast, when you are cycling, when you are walking, or for many hours, or heavy weight lifting, the demand for energy is high. So during heavy exercises, fast running, cycling, walking for many hours, or heavy weight lifting, the demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscles cell to fulfill the demand of energy. आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं, वो भी कभी कभी बहुत थोड़े समय के लिए एनाएरोबिकली रेस्पायर करती हैं। और ऐसा तब होता है जब हम हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे फास्ट रनिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या वॉकिंग कर रहे हैं, या वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी सेल्स में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस वक्त सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जिस कारण एनर्जी बहुत कम निकलती है। इसलिए ऐसे में हमारी मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं, वो इस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए anaerobically respire करती हैं। Children, do remember that in both the type of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration, energy is released. Okay, दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल जीव जो है अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए करता है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जब हम कुछ हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या कोई भी ऐसे काम करते हैं जहाँ पर बॉडी सेल्स में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी जो है नहीं हो पाती। इस कारण बॉडी सेल्स जो हैं वो एनाएरोबिकली रेस्पायर करने लगते हैं और ऊर्जा को मुक्त करते हैं ताकि हम उस काम को उस वक्त कर सकें। देखिए, this is the equation when our body muscles respire anaerobically. So glucose जो आपकी बॉडी सेल्स की मसल्स की सेल्स में जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ब्रोकन डाउन होता है या टूटता है, so it releases lactic acid and energy. Okay, and this lactic acid is stored in your or it is in your body cells, और जो आपकी मसल्स हैं वहाँ पर ये रिलीज हो रहा है। सो ऐसे में उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं। क्रैम्प यानी दर्द, ऐंठन जैसा दर्द उठता है। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइजेस? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत ज़्यादा अधिक एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो आपकी मांसपेशियां जो हैं उनमें दर्द उठता है, क्रैम्प जैसा उठता है, ऐंठन जैसी उठती है? तो ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आपकी मांसपेशियों की जो मसल्स की जो सेल्स हैं उन्होंने एनाएरोबिकली रेस्पायर किया है। सो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आप समझते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज जो है, जो बॉडी सेल्स के अंदर, जो मसल सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी को रिलीज करने के लिए, पर
साथ ही साथ में एनर्जी के साथ साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और यही लैक्टिक एसिड जो है कारण है क्रैम्प्स को उठने का. ओके, सो द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. आई होप इट इज क्लियर. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. So यही lactic acid जो है हमारे मसल्स में क्रैम्प या दर्द या ऐंठन को पैदा करता है. हमें कैसे इससे आराम मिलता है? So we get relief from cramps after a hot water bath or a massage. अगर आपके उस मसल सेल्स को हम मसाज कर दें या हॉट वाटर बाथ में पैर डाल दें तो आपकी मसल जो क्रैम्प्स हैं इनसे आपको आराम मिल जाता है. कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों होता है? गर्म पानी में पैर डालने से आपके जो क्रैम्प्स हैं वो बंद क्यों हो जाते हैं? सो हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ऐसा करने से आपके जो बॉडी सेल्स में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और अच्छी मात्रा में उसमें ऑक्सीजन जाती है. ठीक है, एज अ रिजल्ट जो मसल सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को लेकर के फुल्ली अपने उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीट ब्रेक डाउन करती हैं और इस तरह से लैक्टिक एसिड जो है अब कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. सो इन दिस पैराग्राफ एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस. द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन results in the complete breakdown of lactic acid and carbon dioxide and water. So children, from this paragraph you came to know that lactic acid is produced during the exercises and this is the cause of muscular cramps. Okay, and it can be reduced or it can be removed by taking a hot bath और या फिर आप उसको मसाज करके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि हर एक सेल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी वह कमी पूरी हो जाए और फिर से जो लैक्टिक एसिड जो पार्शियल क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन के कारण पार्शियल जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके कारण जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है यही लैक्टिक एसिड वापस उसका ब्रेकडाउन हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से हमको क्रैम्प से छुटकारा मिल जाता है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ब्रीदिंग. सो हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे. इसमें आपको इस एक्टिविटी को टीचर की सुपरविजन में करना है. यू विल क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच. व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? हाउ लॉन्ग were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. बेटा एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको अपने नॉस्ट्रिल्स को और माउथ को टाइटली बंद करना है और वॉच को देखना है. आपको कैसा फील हो रहा है? What did you feel after some time? And how long were you able to keep both of them closed? और कितने लंबे समय तक के लिए आप दोनों को यानी अपने नाक के छेदों को और अपने मुंह को बंद कर पाए. टाइम नोट करिए और जब तक आपने अपनी सांस को रोक के रखा. सो नाउ यू नो दैट यू कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. इस एक्टिविटी से इस छोटी सी एक्टिविटी से आपने समझा कि आप बिना ब्रीदिंग के लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते. सो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन and giving out air rich in carbon dioxide. So breathing का मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन युक्त एयर को लेते हैं अंदर और हम एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको हम बाहर छोड़ते हैं. So with the help of respiratory organs. So respiratory organs क्या हैं अभी आप आगे लेसन में जान जाएंगे. ठीक है, फिर भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि respiratory organs like your lungs are respiratory organs of human beings. Gills are respiratory organs of fishes, right? Moist skin is the respiratory organ of frog. Okay, so let's move forward. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. Please children note it down. मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपके लिए कि ऑक्सीजन युक्त
एयर को बॉडी के अंदर लेना ही इनहेलेशन कहलाता है. Would you understand by the word inhalation? Inhalation means the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. In a very simple word, you can understand that ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन हो उसको अपने शरीर के अंदर लेना ही इनहेलेशन कहलाता है. और गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन. यानी जब हम बॉडी से ऐसी एयर छोड़ रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो या समृद्ध हो, उसे हम एक्सेलेशन कहते हैं. सो इनहेलेशन एक क्रिया है और एक्सेलेशन दूसरी क्रिया है. ओके, सो ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग में क्या होता है बेटा? सो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों प्रोसेस होते हैं. इनहेलेशन में आप ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं, जबकि एक्सेलेशन में आप ऑक्सीजन रिच नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर छोड़ते हैं. सो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है. So it is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. ये एक सतत चलने वाली क्रिया है जो जीवों में till death चलती रहती है. So the number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. I am marking the lines to understand the word breathing rate. What is breathing rate? Breathing rate क्या है? It is a number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. इसको मैं आपको समझा दूं कि एक मिनट में किसी व्यक्ति ने कितनी बार श्वास ली है, उसे ही हम उसको breathing rate कहेंगे. So during breathing, inhalation and exhalation takes place alternatively. यानी ब्रीदिंग, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि ब्रीदिंग का मतलब है कि इनहेल करना और एक्सेल करना. ठीक है, सो इनहेल करना और एक्सेल करना वन ब्रीथ कहलाएगी. सो कितनी बार आप एक मिनट में आप ये क्रिया को कर रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, वह आपका ब्रीदिंग रेट बन जाएगा या कहलाएगा. सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली. एक बार आप इनहेल करेंगे और दूसरी बार आप एक्सेल करेंगे. सो ये एक जो सेट है इनहेल और एक्सेल का, दिस विल बी कॉल्ड एज वन ब्रीथ. एंड हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन अ मिनट विल बी कॉल्ड एज द ब्रीदिंग रेट. Children, I hope you have understood the term breathing rate. So a breathe means one inhalation plus one exhalation. Is it clear to everyone? A one breathe means one inhalation plus one exhalation. Okay? So this is about the breathing rate. So here is a short activity, and in this table 10.1 you can see changes in breathing rate under different conditions. So आप इस एक्टिविटी को भी कर सकते हैं. आप थोड़ा सा 10 मिनट का वॉकिंग ले करके आप अपने ब्रीदिंग रेट को कैलकुलेट करिए. रनिंग करने के बाद आप अपनी ब्रीदिंग रेट को कैलकुलेट करिए. जब आप बैठे हुए हैं तभी भी आप अपनी ब्रीदिंग रेट को कैलकुलेट करिए. यू विल फाइंड डिफरेंट ब्रीदिंग रेट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस और कंडीशंस. ओके, सो दिस इज अबाउट द ब्रीदिंग rate. So here is one activity. So generally we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate, number of breaths in a minute. Then after brisk walk, after running, record your breathing rate as soon as you finish, and also after complete rest. Tabulate your findings
and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates. So children, you can do this activity to learn or to understand the breathing rate in different conditions. Okay, let's move forward. So on an average, look at in this blue box, on an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. So this is the breathing rate of the average adult person in normal condition. When he is doing heavy exercises, at that time the breathing rate can increase up to 25 times per minute. ये देखिए, नॉर्मल कंडीशन में एक एवरेज अडल्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है वो 15 से 18 बार जो है टाइम्स जो है ब्रीथ करता है एक मिनट में. सो दिस इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ एवरेज और अडल्ट पर्सन एट नॉर्मल कंडीशन. ओके, लेकिन जब वह एक्सरसाइज कर लेता है तो इट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट. So while we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. हम सिर्फ उस वक्त ज़्यादा ऑक्सीजन या हम ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग नहीं करते, बल्कि हम लंबी और गहरी सांसें भी लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके. ओके, सो दिस इज अबाउट द दिस थिंग ब्रीदिंग रेट. सो बेटा यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है. इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज. डज दिस एक्सप्लेन्स वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी. क्या ये जो लाइन्स मैंने अभी अंडरलाइन करी हैं, इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज. तो जितनी ज़्यादा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी. और इस तरह से क्या हम समझ सकते हैं कि हम एक्सरसाइज करने के बाद ज़्यादा हमें भूख क्यों लगती है. सो व्हेन यू फील ड्राउजी, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन, डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन. जब आप ड्राउजी फील करते हैं तो उस वक्त क्या आपका ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है. डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या आपकी बॉडी उस वक्त पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को रिसीव करती है. सो दिस एक्टिविटी, यू कैन सी इन दिस एक्टिविटी डिफरेंट फिगर्स आर गिवन लाइक washing clothes, reading, doing some physical activity. She is walking, he is also walking, he is sleeping. So variation in the breathing rate during different activities. So इन सभी में breathing rate different होगा. So how do we breathe? हम कैसे breathing करते हैं? And before that, you can see Paheli wants to know why we yawn when we are sleepy or drowsy. पहेली जानना चाहती है कि हम yawning क्यों करते हैं या जब हमें नींद आ रही होती है या हम drowsy फील करते हैं. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest? ये जो ऊपर एक्टिविटी आपने करी है उसमें क्या आप बता सकते हैं कि कब आपकी ब्रीदिंग रेट कम होगी और कब आपकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगी. So assign numbers to the picture in order of increasing rate of breathing according to your experience. Let us move to the 10.3. How do we breathe? Let us now learn about the mechanism of breathing. चलिए हम समझते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को. Normally we take in air through our nostrils. हम अपने nostrils के द्वारा वायु को बॉडी के अंदर लेते हैं. So when we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे नाक की जो छेद हैं उनको nostrils कहते हैं. उनसे होते हुए वायु जो है हमारी nasal cavity में एंटर करती है. And from the nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe. और lungs के तक जो एयर है वो पहुंचती है through the windpipe. So windpipe
लंग्स, नेजल कैविटी, आप देख रहे हैं ट्रैक बन रहा है, और नॉस्ट्रल। सो नॉस्ट्रल्स नंबर 1 पर, सांस या जो आपने एयर ब्रीथ की है वो नॉस्ट्रल से आपके नेजल कैविटी में आई, और देन नेजल कैविटी से आपके विंड पाइप के द्वारा वो लंग्स में पहुंच गई। ठीक है, सो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। ये जो कैविटी है, ये जो आपके दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। आप चेस्ट कैविटी आपने जाना 6th क्लास में कि ये जो है इसी के भीतर आपके लंग्स पाए जाते हैं। सो दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द चेस्ट कैविटी। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. एक large muscular sheet है जिसको हम diaphragm कहते हैं, जो कि chest cavity का floor बन जाता है। So breathing, या मैं कह सकती हूँ, अभी आप diagram देखेंगे। So in that diagram here you can see in this diagram, this is the diaphragm and this is the chest cavity. ये chest cavity है बेटा, ठीक है, एंड इनसाइड टू इट यू कैन सी द लंग्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज लंग, ये क्या है? लंग है, ये भी क्या है? लंग्स है। ओके, सो ये देखें, सो दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस वक्त डायफ्राम और रिब केज दोनों मूवमेंट करते हैं। यू विल अंडरस्टैंड फर्दर। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इनहेलेशन? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। Read these lines carefully. During inhalation, ribs moves up and outward and diaphragm moves down. जब हम इनहेलेशन करते हैं उस वक्त हमारी रिब्स ऊपर की ओर उठती हैं, बाहर की ओर उठती हैं, और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। सो दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। ऐसा करने से जब हम इनहेलेशन करते हैं हमारी रिब्स बाहर की ओर आती हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर झुकता है। ऐसा करने से चेस्ट कैविटी के अंदर बहुत सारी स्पेस क्रिएट हो जाती है ताकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एयर जो है लंग्स के अंदर जा सके। द लंग्स गेट्स फिल्ड विद एयर। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव्स डाउन। चिल्ड्रन प्लीज focus on these lines. During exhalation ribs moves down. देखिए जब आप इनहेल करते हैं तो रिब्स क्या होती हैं बेटा आपकी? दे मूव्स अप, वो बाहर की ओर आती हैं। यहाँ देखिए, दे मूव्स अप एंड आउटवर्ड, वो बाहर की ओर आती हैं, और डायफ्राम नीचे जाता है। लेकिन जब आप एक्सहेलेशन करते हैं सो रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, वो अंदर की ओर दबती हैं और डायफ्राम आपका ऊपर की ओर या पहले जैसी पोजीशन पर आ जाता है। सो दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, और ऐसा होने से चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो कम हो जाता है। ऐसा होने से अब उसके लंग्स के अंदर जितनी भी एयर है दैट विल बी पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। ओके, जो एयर लंग्स के अंदर है अभी वह साइज रिड्यूस होने से, चेस्ट कैविटी का रिड्यूस होने से वो बाहर की ओर निकल जाती है। So in this way, the process of exhalation takes place. So these movement in our body can be felt easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of abdomen. What do you find? आप एक लंबी सांस ले सकते हैं और अपने हाथों को अपने एब्डोमेन पर रखिए और फील करिए उसका मूवमेंट। आपने क्या महसूस किया? आफ्टर हैविंग लर्न्ड दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व्ड इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या होता है इस तरह का जब एक्टिविटी करते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और अब वो
चेस्ट को एक्सपैंड करने की कंपटीशन एक दूसरे से लगाते हैं. Everyone was boasting that she or he could expand it maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? Children, look at this blue box. Smoking damages lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. So there is a very important information about the smoking, about the lungs. You all should take care of your lungs because जो स्मोकिंग जैसी जो क्रिया है ये लंग्स को डैमेज करती है और जो स्मोकिंग है ये कहीं ना कहीं कैंसर से रिलेटेड होता है, इसलिए हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए. बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यू ऑल कैन सी, एज आई सेड, नेजल पैसेज यानी नॉस्ट्रल से एयर जो है आपकी एंटर हुई. दिस इज द विंड पाइप and then this wind pipe opens into the two, यहाँ पर देख रहे हैं आप, this is the trachea. Trachea opens into the two lungs. These are the lungs. You can see these are the lungs. And this is the rib cage जिसने lungs को cover करके रखा है. और मैंने आपको diaphragm दिखाया. This is the diaphragm. So you all can see the human respiratory system. Children, go to the blue box. The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. So sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and the dust-free clean air enters our body. So in this paragraph आपको बताया जा रहा है कि जब हम हमारे चारों तरफ जो एयर होती है उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे स्मोक, डस्ट, पोलेंस एटसेट्रा. तो जब हम श्वास लेते हैं सो द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर. जब श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं ये पार्टिकल्स वहां पर नेजल कैविटी में फंस जाते हैं. कभी कभी ये पार्टिकल्स उन बालों में से होते हुए अंदर नेजल कैविटी में चले जाते हैं और वहां पर दे मे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी. सो नेजल कैविटी की लाइनिंग को ये इरिटेट कर सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपको छींक आ जाती है. तो छींक आना अच्छी बात होती है क्योंकि छींक आने से ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जिनको आपने अपने श्वास के साथ में अंदर ले लिया है ये उनको बाहर फेंक देता है. सो स्नीजिंग एक्सपेल्स मतलब बाहर छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है. एक्सपेल्स these foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air enters our body. इस तरह से छींक मारने से जो भी डस्ट पार्टिकल, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नेजल कैविटी के अंदर चले गए हैं यह उनको बाहर निकाल देगा और क्लीन एयर, डस्ट फ्री एयर जो है आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी. ओके, सो प्लीज टेक केयर. When you sneeze, you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. Children, you all are advised to use the napkins or handkerchief while sneezing and coughing. क्योंकि जब हम sneezing या coughing करते हैं तो ऐसे समय में हम अपनी नाक से या मुंह से ऐसे foreign particles को रिलीज करते हैं या बाहर निकालते हैं which are not good for us, so they should neither be inhaled by some other person nor by you. Okay, so that is why you should always cover your nose and mouth whenever you sneeze or cough. Okay, look at the activity number 10.4. Take a deep breath. Measure the size of the chest with a measuring tape and record your observations in table 10.2. Measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion of the chest.
बच्चों ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने चेस्ट कैविटी को या अपने रिब केज को ऊपर से मेजर करना है, और उसके जब आप लंबी सांस भरते हैं तो वो कितना बाहर आया उसको मेजरिंग टेप से आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और इसी तरह से आप जब अपनी सांस छोड़ेंगे तभी भी आप मेजर करिए। सो यू कैन सी हियर द टेबल इज देयर। Name of the classmate during inhalation, size of the chest during exhalation, size of the chest, and what is the difference in the size. So mechanism of breathing in human being, I hope you all have understood. यहाँ पर देखिए how the diaphragm moves down during the inhalation, यानी यह नीचे की ओर आता है और exhalation में यह ऊपर की ओर चला जाता है। और ribs जो है आपकी बाहर की ओर आती हैं, ये देखिए जब आप इनहेल करते हैं। इसी तरह एक्सहेलेशन में रिब्स अंदर की ओर जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ human beings, in human beings, and you have seen that how diaphragm moves down and how diaphragm moves back when we exhale. Okay children, so we have so far completed page number 113. So rest of the topics will be covered in next video. So keep watching my videos for reading lessons with understanding. Thank you so much for being with me. In next video we will discuss the activity number 10.5, okay, and rest of the portion of the chapter. Thank you students. Keep watching my videos.